हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक ही वीडियो में एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर और मॉडर्न पीरियड तक जो भी ब्रीफ हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लेंथी भी वीडियो नहीं रहेगी, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी को पता है, 3 बार टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किया हुआ हूँ, तो आप सभी अटेंटिव रहें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बैकग्राउंड देखते हैं, कौन सा पीरियड कब तक था। जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, जिसे बोला जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये 450 से 1066 तक था। फिर इसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड जिसे बोला जाता है, ये होता है 1066 से लेकर 1500 तक। थर्ड, रेनेसां पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर का बहुत ही बड़ा योगदान है, 1500 से लेकर 1660। फिर इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है 1660 से 1700 तक। ऑगस्टन पीरियड या न्यू क्लासिकल एज, जो कि विट से रिलेटेड जो थी, जो एथिकल और मॉरल और प्रैक्टिकल बेसिस पर थी, वो 1700 से लेकर 1750। रोमांटिक पीरियड, प्री रोमांटिक, हालांकि प्री रोमांटिक भी है लेकिन हम यहाँ पर ब्रीफ में बात कर रहे हैं, तो प्री रोमांटिक पीरियड भी इसमें इंक्लूड है। रोमांटिक पीरियड जो है वो ऐसे तो 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट के स्टार्ट हुआ था, लेकिन रोमांटिक पीरियड ओवरऑल अगर देखा जाए 1785 से लेकर जब बिल आया था 1832 में, रिफॉर्म बिल, तो तब तक था। फिर उसके बाद विक्टोरियन पीरियड आता है 1837 से 1901 तक, क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड। और फिर मॉडर्न पीरियड आता है। मॉडर्न पीरियड 901 से लेकर 945 तक। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 से और जो प्रेजेंट टाइम है तब तक। तब स्टार्ट करते हैं। पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो स्पेशलिटी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, जिसे एंग्लो सैक्सन भी बोला जाता है, ये 450 से 1066 तक था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या था। ये टाइम को कवर करता है एंग्लो सैक्सन टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये एंग्लो सैक्सन जो था, जिस सेटलमेंट जो एंग्लो सैक्सन्स का था उससे, और नॉर्मन्स जो थे, जो फ्रांस से रिलेटेड थे, उनकी जीत से रिलेटेड ये सारा पीरियड जो है वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। इसके क्या फीचर्स थे, यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन था, यहाँ पर जो है राइटिंग से ज़्यादा ओरल जो है वो ज़्यादा बातें होती थी। फिर बाद में उसे ट्रांसक्राइब बाद में लिखा भी गया। यहाँ पर हीरोइक और रिलीजियस थीम, जो मेनली जो यहाँ फीचर्स था, हीरोइक और रिलीजियस थीम थी। एलिट्रेशन कैनिंग्स यहाँ पर यूज़ किया गया, और यहाँ पर जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है जिसे समुद्र के लिए यूज़ किया गया, वेल रोड। वेल जो है समुद्र, एक तरीके से जंगल का राजा जो होता है वो होता है शेर। इसी तरीके से समुद्र का अगर कोई क्वीन कहेंगे तो वेल कहेंगे, तो वेल रोड, या फिर सी, तो वेल रोड जैसे यूज़ किया गया। तो कैनिंग्स और एलिट्रेशन का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज होते थे एंग्लो सैक्सन पीरियड में। पोइट्री डोमिनेटेड थी, एलिजिक, और यहाँ पर थोड़ा एलिजी से रिलेटेड और एपिक जो थी वो भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। अब मेन राइटर्स कौन कौन से थे, देखिए वैसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन आप सभी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी में, नेट में तो काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में ब्रीफ हिस्ट्री ही पूछी जाती है। तो इसमें बियोवुल्फ, जिसमें कि आज तक भी राइटर का नहीं पता चला किसने लिखा। बियोवुल्फ एक एपिक पोएम थी जो कि सेलिब्रेट करती है हीरोइज्म और लॉयल्टी को। फिर कैडमैन जो रिलीजियस पोएट थे, कैडमैन हिम, इन्होंने लिखा था। तो ये एक मेन जो है ये कुछ वर्क्स हैं
एंग्लो सैक्सन पीरियड की है। फिर एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो दिखाता है, वो ये एक मेजर वर्क्स इनके इस पीरियड में रहे हैं। फिर इसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है, जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो 1066 से लेकर 1500 तक था। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो नॉर्मन्स थे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, जीत लिया और इंट्रोड्यूस किया फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनटू इंग्लिश लिटरेचर और कल्चर और लैंग्वेज। अब जहाँ पर फ्रेंच जो यहाँ पर अब जीते थे एंग्लो सैक्सन्स को डिफीट करके, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा आ गया। यहाँ तक कि अगर आप बात करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ वर्ड्स जो हैं वो फ्रेंच से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था वो फ्रेंच लिटरेचर का था। यहाँ इसके फीचर्स क्या क्या थे, यहाँ पर मिडिल इंग्लिश जो थी, जब मिक्स ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मल फ्रेंच, मतलब फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश को और नॉर्मन फ्रेंच को मिक्स करके मिडिल इंग्लिश बनाई गई, जिसे कि जॉफरी चौसर ने भी यूज़ किया था। कर्टली लव, शिवेलरी होता है वीरता को दिखाना। एलिगरी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। इसमें सिंबॉलिक मेथड जो होता है वो लिटरेचर में यहाँ पर यूज़ किया गया। और जो डेवलपमेंट सेकुलर और रिलीजियस थीम दोनों ही थी, रिलीजियस भी थी और सेकुलर थीम दोनों ही थी। यहाँ पर प्रोज का यहाँ एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं राइज हुआ प्रोज का, और वर्निकुलर लिटरेचर जो कि एक हाईली डिग्निफाइड लिटरेचर की शुरुआत यहाँ से हुई। अब यहाँ पर कुछ मेन राइटर्स अब सभी को पता है। इस पीरियड में वैसे तो बहुत सारे मेन राइटर्स रहे हैं, लेकिन हम बात यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री की कर रहे हैं। तो जेफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स जो लिखी, टेल्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग मेडिएवल सोसाइटी, मध्यकाल का जो समाज था उसे जो दिखाया उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में, कुछ वेरियस स्टोरीज से रिलेटेड। तो वो सब यहाँ पर ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में आता है। फिर इसके बाद रेनेसा आता है। रेनेसा 1500 से लेकर 1660 के बीच में ये रेनेसा पीरियड है। रेनेसा पीरियड को भी अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया गया है। अर्ली रेनेसा पीरियड जो था 1500 से लेकर 1558 में था, और क्वीन एलिजाबेथ भी 1558 में ही यहाँ पर रेन उन्होंने किया था। एलिजाबेथ एज जो थी वो क्वीन जब आई थी, जब उन्होंने शासन संभाला था 1603 तक, एलिजाबेथन एज माना जाता है। फिर उसके बाद जैकोबिन एज, यहाँ पर जेम्स फर्स्ट के आने के बाद 1603 से 25 तक जो है, यहाँ पर ये सभी जो पीरियड रहे, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। और फिर इसके बाद कैरोलिन या कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोला जाता है 1625 से लेकर 1660 तक। इसे प्यूरिटन पीरियड भी बोला जाता है या मिल्टॉनिक एज भी इसे बोला जाता है। इसे भी हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम रेनेसा पीरियड को देखेंगे, जो कि 1500 से लेकर 1660 के बीच का अब जो टाइम पीरियड है वो रेनेसा पीरियड है। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझते हैं। रेनेसा जो है इसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना। जो कल्चर अब से पहले कुछ कल्चर जो दब गए थे, बहुत सारे रीजन थे, देयर वर सर्टेन रीजन, तो यहाँ पर रीबर्थ हुआ, कल्चरल मोमेंट का भी रीबर्थ हुआ। और ये ओरिजिनेटेड जो रेनेसा हुआ था, जो पुनर्जागरण जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, ये इटली में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये यूरोप तक पूरा फैला। फिर इसके बाद इंग्लैंड में भी, यूरोप में जब पूरा फैला ये फ्रेंच, इटली सब जगह पे जब फैला, तो फिर ये यूरोप में भी आया और इंग्लैंड में भी आया। इसने ट्रांजिशन किया। ये जो मध्यकाल की बातें थी, जो शिवैलरिक, रोमांटिक, रोमांस, एलिगरी, जितनी भी चीज़ें थी, वे सभी अब प्रैक्टिकल चीज़ों में तब्दील होने लगी, और ये मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जो है दुनिया अब देखने लगी। यहाँ से गन पाउडर वगैरह की भी स्टार्टिंग होने लगी। और कैरेक्टराइज्ड जो है वो रिनो
renew इंटरेस्ट क्लासिकल एंटिक्विटी। अब जो पुराने क्लासिकल जो राइटर्स थे, अब उनसे रिलेटेड चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेने लगे राइटर्स, और ह्यूमन एक्सपीरियंस यहाँ पर मेन था। अब इंग्लैंड में रेनेसां बिगेन बाद में हुआ, स्टार्ट तो इटली में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में आते आते थोड़ी उसे देर हो गई, और जो फ्लरिश हुआ ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और किंग जेम्स फर्स्ट इनके टाइम पर हुआ। किंग जेम्स फर्स्ट जो कि स्कॉटलैंड के, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक स्कॉटलैंड के वो 6 थे। तो किंग जेम्स फर्स्ट के जो एलिजाबेथन जो हालांकि क्वीन एलिजाबेथ 1558 में आई थी, 1558 में आई थी, लेकिन रेनेसां 1500 में स्टार्ट हो गया था, बाद में आया था, लेकिन इन दोनों का मुख्य योगदान रहा रेनेसां को इंक्लूड करने में। अब इस टाइम के कुछ मेजर राइटर्स और वर्क्स भी देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर हम सभी को पता है, इट इज़ द फोरमोस्ट ड्रामेटिस्ट, पोएट, राइटर्स, मतलब आप कुछ भी कहें, विदाउट शेक्सपियर यू कैन नॉट इमेजिन इंग्लिश। तो हालांकि इट इज़ अ ट्रेजिक थिंग, आई विल टेल दैट in our intermediate, in our high school, we are not teaching William Shakespeare now, so it is a matter of tragedy. ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे इस इरा के। ट्रेजेडी लिखी होकम हम सभी को पता है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, और कॉमेडी इस तरीके की लिखी, ये सभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने पढ़ लिया भी है। क्रिस्टोफर मार्लो का भी सबको पता है, ब्लैंक वर्स को ड्रामा में इन्होंने इंक्लूड किया था। वैसे तो ब्लैंक वर्स सरे ने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, लेकिन जो ब्लैंक वर्स को ड्रामा में स्टार्ट किया वो क्रिस्टोफर मार्लो थे। इन्होंने डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही फेमस वर्क लिखा, मस्ट रीड है, अगर आप पढ़ सकें उसे, समरी उसकी पढ़ सकें, बहुत ही अच्छा वर्क है, हमने एमए में पढ़ा था। और उनके जो खोज थी, एम्बिशंस थे, ह्यूमन फ्रेलिटी थी, जो मनुष्य के अंदर कमजोरियां होती हैं वो उन्होंने उसमें दिखाई। फिर एडमंड स्पेंसर भी आए उसमें, इन्होंने फेरी क्वीन और जो कि बहुत ही फेमस एलिगोरिकल पोएम थी वो भी इन्होंने इसमें दिखाई, और इसमें सेलिब्रेटिंग किया इन्होंने एलिजाबेथ को, एडमंड स्पेंसर। फिर इसके बाद बेन जॉनसन के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, सभी मतलब अगर हम कहें वन बाय वन, अगर सबसे ज़्यादा फेमस, इफ़ यू टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट और राइटर, you will find them in Elizabeth period. बेन जॉनसन मास्टर ऑफ सटायर इन प्ले, लाइक वॉलपोन इन्होंने लिखा, ग्रीड के ऊपर था। एल्केमिस्ट लिखा, बहुत ही फेमस वर्क है, एल्केमिस्ट भी आपको पढ़ना चाहिए। जॉन डन एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल राइटर रहे हैं, मेटाफिजिक्स द बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स, मेटाफिजिकल पोएट्री इन्होंने लिखी। इंटेलेक्चुअल और इमोशन दोनों को इन्होंने मिलाया, फ्ली वर्क था एक इनका, और 2-3 वर्क के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। जॉन मिल्टन, ये हालांकि बिलेटेड रेनेसां राइटर भी इन्हें बोला जाता है, ये रेनेसां में के लास्ट टाइम में आए, जिसमें कि इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, कैपिक बहुत ही फेमस वर्क, और जिसकी थीम थी फ्री विल, डिवाइन जस्टिस और ह्यूमन फॉलेबिलिटी, जो मनुष्य की कमजोरी हैं वो। फिर अब इस के कुछ फीचर्स, रेनेसां पीरियड के कुछ फीचर्स भी अब हम देख लेते हैं। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। अब से पहले मानवतावाद की कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर रेनेसां पीरियड में ह्यूमन जो है वो मेन सेंटर में रहे। अचीवमेंट्स एम्फसाइज किया गया, ह्यूमन पोटेंशियल अचीवमेंट्स इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट, जो इंस्पिरेशन मिली इन्हें ग्रीक्स और रोमन टेक्स्ट से मिली। और फिर यहाँ पर खोज भी की गई, लव, यहाँ पर
एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स। थीम्स मेन क्या थी? लव, पावर, एम्बिशन और मॉरलिटी, ह्यूमन कंडीशन, ये सब चीज़ें थी। फ्लरिशिंग ऑफ ड्रामा। थिएटर लाइक ग्लोब थिएटर के बारे में आप सभी को पता है, जो कि बिल्ट किया गया था, और फिर आप सभी को पता है कब बिल्ट किया गया, कब ये बर्न हुआ, कब रीस्ट्रक्चर ये इसका किया गया। ये कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर इसे भी आप कमेंट में करें इसके बारे में, तो दैट विल बी ओके। तो ग्लोब थिएटर भी यहाँ पर बना। इस तो ड्रामा को अगर सही मायने में एक दिशा मिली, वो एलिजाबेथ पीरियड में ही मिली। कल्चरल हब्स और ड्रामा इवॉल्विंग सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म। ये एक अपर स्टेटस जो थी उसके लिए भी ड्रामा जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। इस टाइम में पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, और पोइट्री भी लिखी। विलियम शेक्सपियर ने भी 154 सॉनेट्स लिखी, एलिगरी लिखी गई, एपिक पोएम्स लिखी गई, जैसे फेरी क्वींस भी लिखी। क्लासिकल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर था। अब साइंटिफिक इंक्वायरी। अब साइंटिफिक क्या हुआ? न्यू डिस्कवरीज हुई, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़ी लिटरेरी वर्क्स में, रिफ्लेक्टिंग एक्सपेंडिंग वर्ल्ड व्यू। अब पैटर्न्स, अब यहाँ पर जो राइटर लिखते थे वो रॉयल और नोबल पैटर्न्स पर डिपेंड थे, कि वो लोगों की तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे राजाओं की, और उसके एवज में वो कुछ ना कुछ लेते भी थे, और साथ ही में वो नेशनल प्राइड भी इसमें थी। यहाँ पर नेशनलिज्म काफ़ी रहा रेनेसां पीरियड में, और यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड के बाद बात करें, या कुछ हद तक जेम्स फर्स्ट तक भी नेशनलिज्म रहा। उसके बाद तो खैर आप सभी को पता है नेशनलिज्म जो है वो कम होने लगा। फिर उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700 तक था। 1625 से 1660 के बीच का पीरियड आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा अप डाउन वहाँ पर रहा, जो कि मिल्टन की एज भी 1625 से 1660 तक रही। तो यहाँ पर रेस्टोरेशन पीरियड में अब जो था मोनार्की रेस्ट्रो अंडर द चार्ल्स सेकंड आफ्टर द प्यूरिटन रूल। प्यूरिटन्स जो थे उसके ठीक बाद अब चार्ल्स सेकंड आ गए थे। चार्ल्स फर्स्ट को हटा दिया गया था या मार दिया गया था, तो उसके बाद चार्ल्स सेकंड आए प्यूरिटन रूल उन्होंने। प्यूरिटन रूल के बाद इसके फीचर्स क्या क्या थे? रेस्टोरेशन की अगर बात करेंगे, ध्यान रखना कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो यहाँ पर अब अपर क्लास सोसाइटी से रिलेटेड बातें होने लगी थी। अब लोअर मिडिल या लोअर क्लास के रिलेटेड कोई बातें नहीं थी यहाँ पर, अब मैनर्स से रिलेटेड बातें थी। सोफिस्टिकेटेड जो बातें थी वो सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है रेस्टोरेशन पीरियड का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। यहाँ पर सटायर भी आने लगे, विटी लिटरेचर भी आने लगा, और इसी हालांकि हीरोइक कपलेट जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था जॉफरी चौसर ने, और लेकिन जो मेन कुछ इंट्रोडक्शन हुए कुछ हीरोइक कपलेट में वो इसी पीरियड में हुए। मेन राइटर द वे ऑफ वर्ल्ड फेमस वर्क है कॉन्ग्रीव का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसकी थीम तो थी। जॉन ड्राइडन भी इसी के टाइम के राइटर रहे हैं, और एबिसलम एकिटोफिल पॉलिटिकल सटायर वो भी इन्होंने लिखा। रेस्टोरेशन पीरियड ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज। अब ऑगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज, जैसे कि आप क्लासिकल एज जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, न्यू क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज। अब क्लासिकल एज और न्यू क्लासिकल एज दोनों में डिफरेंस है। क्लासिकल एज में तो क्लासिकल राइटर्स से ही थे, लेकिन न्यू क्लासिकल एज में इन्फ्लुएंस था उन राइटर्स का, क्लासिकल राइटर्स का। अब यहाँ पर रीज़न जो था, अब जितने भी चीज़ें अब से पहले जो थी वो रीजन पर इतना डिपेंड नहीं था। मतलब आप
कई सारी चीज़ें आपने अलेक्जेंडर पोप का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने बहुत सारे ज़्यादा कोटेशन लिखी हुई हैं। वो सभी प्रैक्टिकल वे में थी, वो सभी रीज़न पर बेस्ड थी। ठीक है, जैसे टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉर ये आप सभी को पता है, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो इस तरीके की चीज़ें थी जो यहाँ पर रीज़न, ऑर्डर, डेकोरम, सटायर। ठीक है, रीज़न, ऑर्डर, डेकोरम, सटायर। डेकोरम होता है मैनर ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। ऑर्डर, रीज़न, सटायर। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल, अब हॉरेस, मैंने अभी बताया था कि जो क्लासिकल एज के जो फेमस राइटर थे उन्हें अब यहाँ पर उनकी नकल की गई, तो उसका इन्फ्लुएंस मिला यहाँ पर। रीजन्स पर अब बातें करने लगी, मतलब कि दे वर नॉट थिंकिंग विद देयर हार्ट, दे वर थिंकिंग विद देयर इंटेलेक्ट, देयर माइंड। तो माइंड पर ज़्यादा वे प्रभाव जो है वो ज़्यादा डालते थे। अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। अगर पूछने लगे कौन सी एज का राइटर है, आप बता सकते हैं इजीली। रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। जोनाथन स्विफ्ट ने ग्लोवर ट्रैवल लिखा, मोडेस्ट प्रपोजल लिखा, डैनियल डिफो ने रॉबिन्सन क्रूजो लिखा, अर्ली नॉवेल फॉर्म भी यहीं पर आया। चलिए फिर इसके बाद अब अगर बात करें अर्ली नॉवेल फॉर्म, तो वो भी इसी समय में आया था। रोमांटिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। वैसे प्री रोमांटिक और रोमांटिक पीरियड दोनों एक ही बात है। 1798 से पहले का जो पीरियड है और जो पीरियड अभी मैंने डिस्कस किया है 1750 तक, तो उसके बाद का पीरियड और 1798 तक का पीरियड जो है वो प्री रोमांटिसिज्म का भी पीरियड जो है वो जाना जाता है। और रोमांटिक पीरियड और न्यू क्लासिकल पीरियड बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब वो तो सोचते थे न्यू क्लासिकल वाले दिमाग से, रीजन से, इंटेलेक्ट से, लेकिन अब रोमांटिक पीरियड जो राइटर्स थे उनकी लैंग्वेज भी सिंपल हो गई थी। वो अपने दिल से सोचते थे, इमोशंस से सोचते थे। देखते हैं अब रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू क्लासिसिज्म। अब न्यू क्लासिसिज्म जो था, न्यू क्लासिकल जो एज थी और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसके खिलाफ यहाँ पर रोमांटिक पीरियड में बातें होने लगी। इस फीचर्स क्या थे देखिए, इमोशन, रिटर्न टू नेचर। अब उससे पहले क्या था, सिटी लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें होती थी, कोर्ट लाइफ से रिलेटेड बातें होती थी, बड़े बड़े दरबारों से रिलेटेड बातें होती थी न्यू क्लासिकल एज में। लेकिन यहाँ पर अब नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, रूसो ने कहा था, रिटर्न टू नेचर, ये सभी बातें थी। इमेजिनेशन पर अब बातें थी कि मन की जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम चीज़ें महसूस करते हैं, वो सब चीज़ें रोमांटिक पीरियड में थी। इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि आप यहाँ पर अब समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि सोसाइटी ओवरऑल कैसी है, क्या है, कैसी नहीं है। अब यहाँ पर आपकी खुद की भावनाएं जो हैं वे महत्वपूर्ण थी। और रूरल लाइफ, हाईली डिग्निफाइड अपर क्लास सोसाइटी जो थी, वो यहाँ पर अब उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रहा। सबलाइम एंड सुपर नेचुरलिज्म, यहाँ पर सुपर नेचुरलिज्म भी मिलता है। कॉलरिज के भी कुछ वर्क्स हैं जहाँ पर सुपर नेचुरलिज्म मिलता है। जॉन कीट्स ने भी कुछ वर्क्स में वो एगस्टिस इसमें दिखाया है सबलाइम। ये सब चीज़ें यहाँ पर थी बेसिकली। अब कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स, वैसे आप सभी इन सभी से जो हैं वो परिचित ही होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर ने लिरिकल बैलेट, जिससे कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी। कॉलरिज, एस टी कॉलरिज ने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क लिखे। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क दिए गए हैं ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और भले ही whether you are a student of a TGT or PGT, it doesn't matter, this is important for both. Ode to Autumn,
पी शैले टू स्काईलार्क एडोनिस। लॉर्ड बायरन ने लिखा है डॉन जॉन एंड चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज। तो ये वर्क लिखे हैं उन्होंने। फिर इसके बाद आता है विक्टोरियन पीरियड, जो 1837 से लेकर 1901 तक था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब इस पीरियड में क्या बातें होने लगी कि दुनिया में अपना राज फैलाओ। यहीं से ही ये बातें उठने लगी कि दुनिया में अपना राज होना चाहिए। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति भी यहीं से शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी। तो फीचर्स क्या क्या थे, फीचर्स देख लेते हैं। सोशल रियलिज्म, मोरल अर्नेस्टनेस, एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मोरलिटी और रियलिज्म, ये सब चीज़ें इसकी विशेषता थी। और इसी के टाइम में जो नॉवेल है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। सबसे ज़्यादा अगर बात आने लगी कि नॉवेल कब राइज हुआ नॉवेल का, वो हुआ था इसी एज में, विक्टोरियन एरा में। ठीक है, याद रखना है। मेन राइटर्स, और यहाँ पर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फिजिकल वर्ल्ड, अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड, किस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है। मेन राइटर्स चार्ल्स डिकेन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ऑलिवर ट्विस्ट, ये सोशल इशू को दिखाते हैं। जॉर्ज एलियट, इन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म को दिखाया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मेमोरियम में विक्टोरियन पोइट्री को दिखाया है। और थॉमस आर्डे, टेस्ट द अबेवल और जॉर्ज द अपश्योर, ये ट्रेजिक नॉवेल्स हैं। ये देखिए, ये सभी आपको पढ़ने चाहिए बिल्कुल, भले ही आप टीजीटी के हों, पीजीटी के हों। अब इसके बाद मॉडर्न पीरियड, 1901 से लेकर 1945 तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड होता है। इसमें 2 वर्ल्ड वॉर हुए और इसमें कल्चरल अपहीवल, मतलब बहुत ही ज़्यादा उठक पटक का ये बहुत ही बुरा समय था। अगर आप कहें ये 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की बात हो या कुछ भी हो, जहाँ पर स्टॉक मार्केट 90% तक क्रैश हो गया था। हिस्टोरिकल अपहीवल, अप एंड डाउन बहुत ही ज़्यादा। एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्म एंड स्टाइल, यहाँ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन आने लगे। थीम, एलाइनेशन, डिसइल्यूजनमेंट। अब जब दुनिया में वर्ल्ड वार हो रहे हैं, बार बार युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ज्यूज़ जो हैं क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हैं, क्रिश्चियंस ज्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, बंदी बना रहे हैं, हिटलर जैसे नेता आ गए हैं। जहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई हैं, वहाँ पर अब एकता कैसे होगी, एकता हो ही नहीं सकती। और लोग डिसइल्यूजनमेंट में भी चले जाएंगे। डिसइल्यूजनमेंट होता है कि आप इल्यूजन में जीने लगे, भ्रम में जीने लगे, मेंटली आपको स्ट्रेस मिलने लगे। अब मेन जो राइटर्स हैं, टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में यही सब चीज़ें दिखाई हैं। उनका मेन एम यही था। लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉर्क, ये भी टी.एस. इलियट का ही इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट वर्क है और मस्ट रीड वर्क है। जेम्स जॉयस, यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये आप वर्क भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट वर्क हैं ये, इनके आ सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, टू लाइट हाउस, मिसिस डैलोवे, W.B. Yeats, सेकेंड कमिंग, मॉडर्निस्ट पोइट्री, ये सब चीज़ें थी। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 से लेकर आज तक के समय को बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। फीचर्स, फ्रेगमेंटेशन, मेटाफिक्शन, स्केप्टिज्म और ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, ये फीचर्स थे। लोगों में बिखराव पैदा होने लगा। मेटाफिक्शन कि लोग कंफ्यूज होने लगे कि
वो फिक्शन में जी रहे हैं, वो वास्तविकता में जी रहे हैं। रियलिज्म और फिक्शन का कन्फ्यूजन मेटाफिक्शन होता है। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? दोषदर्शी, लोगों को दोष मतलब लोग संदेह की दृष्टि से हर एक को देखने लगे। ट्रेडिशनल नैरेटिव सब ने अलग अलग बना लिए। ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन, इस समय लेकिन भले ही कल्चरल डाइवर्सिटी थी, अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आने लगा, क्योंकि अब लोगों को पता चलने लगा कि दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट रह कर ही उनका भला हो सकता है। तो मेन राइटर्स कौन से थे? सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडॉट, एब्सर्ड ड्रामा था सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मैजिकल रियलिज्म, मार्गरेट एटवुड, हैंडमेड्स टेल, फेमिनिस्ट थीम थी इनकी, जेड स्मिथ, वाइट टेथ, मल्टी कल्चरिज्म। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे। तो आई थिंक आपने इसे सभी ने इन्जॉय किया होगा। देखिए सारा का सारा जो बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी, जो उनकी स्पेशलिटी थी, हालांकि आप सभी को पता है जितना बड़ा समुद्र है इतना ही बड़ा आपका इंग्लिश लिटरेचर है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर बट ऑल्सो ऑल सब्जेक्ट्स, सभी हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी और इतना ही आपके लिए काफ़ी है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। ये नहीं है आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं। हिस्ट्री से रिलेटेड ये काफ़ी है, इट इज़ मोर देन एनफ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।